इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 8 के बारे में, यानी कि मोशन के बारे में। अब मोशन में अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि मोशन क्या होता है उसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के बारे में जानेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में जानेंगे और बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में भी जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, कोई कोई चीज़ ऐसा होता होगा जो स्ट्रेट लाइन में जाता है, जैसे कि कार, ऑटो। अगर स्ट्रेट हाईवे मिल गया तो साइकिल, कार जो व्हीकल्स है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर सर्कुलर हाईवे मिल गया तो वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है। इसलिए कोई कोई मोशन सर्कुलर होता है, कोई कोई जो है वो स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मोशन का अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही सब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मोशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसा होता है, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं है तो वो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस वगैरह के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग मोशन क्या होता है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन ले लें थोड़ा सा। तो मोशन को डिस्क्राइब करने से पहले हम लोगों को एक किसी भी लोकेशन का, किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग अगर बताएंगे कि ठीक है एक स्कूल है, यहाँ से 200 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाओगे तो एक स्कूल मिल जाएगा। यहाँ यानी कि आपका घर, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, आपका घर। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि कोई बोला कि उसका स्कूल रेलवे स्टेशन से 200 किलोमीटर साउथ में है या वेस्ट में है, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उसके बाद रेफरेंस पॉइंट को चूज़ करने के बाद हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन के बारे में बात करते हैं। ये जो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से हम लोग उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में बात करेंगे, उस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। अब जानते हैं हम लोग मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसा होता है। तो चलो मान लेते हैं कि कोई एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यानी कि ये आपका घर है, ये आपका मामा का घर है। स्ट्रेट लाइन में आपको जाना है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, 25, 35। यहाँ पे आपका स्कूल है, यहाँ पे आपका गार्डन है। ठीक है, मान लेते हैं अभी ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पे आपको कैसे जाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेट मोशन। अब मान लो कि जैसे मैंने बताया, ये मामा घर, ये गार्डन, ये स्कूल, ये स्कूल, गार्डन, मामा घर, ये आपका घर। ठीक है, अब मान लो कि किसी को जाना है स्कूल, फिर घर आना है। ठीक है, फिर यहाँ से उसको घर से फिर जाना है गार्डन, और फिर गार्डन से जाना है घर। यानी कि अगर हम लोग देखें कि पहले आप गए अपना मामा घर, तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए, 60 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से जाना है अपना स्कूल, मामा घर से स्कूल जाना है, तो कितना ट्रैवल किए, 35 किलोमीटर। यानी कि टोटल कितना हो गया, 90 किलोमीटर। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट था, यानी कि जो आप थे यहाँ पर, वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 95 किलोमीटर। तो हम लोग डिस्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू से, उसका डायरेक्शन से नहीं। यानी कि हमने बस क्या बताया कि यहाँ से यहाँ 60 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, फिर यहाँ से यहाँ 35, यानी कि 95 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया। बट किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया ये हमने बिल्कुल भी नहीं बताया। ठीक है, तो डायरेक्शन का जो नंबर था यानी कि 95, इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अब जब डायरेक्शन बताएंगे, यानी कि यहाँ पर तो डायरेक्शन का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रेट लाइन में सब जा रहा है। एक बात और आप लोग समझ लो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। देखो, डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी कि एग्जांपल के तौर पे समझो कि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया, यानी कि मामा घर गया, और फिर यहाँ से आया गार्डन में, तो टोटल कितना कवर किया, तो 60 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना, 25 किलोमीटर, यानी कि 85 किलोमीटर। अब अगर हम लोग डिस्टेंस का बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 35 किलोमीटर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो 35 किलोमीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। यानी कि जितना से, अब एग्जांपल के तौर पे देखो, ये अगर एक ट्रायंगल है लेट्स से, ठीक है, तो अगर डिस्टेंस ये 5 है, ये 4 है, तो ऑटोमेटिकली ये 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब डिस्टेंस अगर का बात करें तो यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 4, यानी कि 9 किलोमीटर वो ट्रैवल किया। डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, यानी कि बस 3 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनफैक्ट गड़बड़ हो गया, 3, 4 और 5 होता तो 5 किलोमीटर ट्रैवल करना, मतलब गॉट द पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। उसके साथ ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन का उसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या है, यानी कि स्टार्टिंग में पोजीशन क्या था और उसका फाइनल में पोजीशन क्या होगा। अब हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, यूनिफॉर्म मोशन ऐसा होता है कि एक स्पीड पे लगातार जा रहा है, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है कोई कार, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर पर ही चलते जाए, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर हो गया या 50 किलोमीटर पर आवर हो गया तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, एक टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि अगर 1 घंटे तक लगातार वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, यानी कि वो कितना ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम लोग उसको और तोड़ेंगे तो हर 10 मिनट में वो उतना ही ट्रैवल कर रहा है, हर 10 किलोमीटर में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है हर 10 मिनट में। ठीक है, लेकिन अगर कभी वो 40 हो जाए, कभी वो 50 हो जाए, कभी वो 30 हो जाए, तो हर टाइम फ्रेम में उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो अलग अलग हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग जानते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, यानी कि रेट ऑफ मोशन। देखो, जब भी मोशन के बारे में जब भी कहीं रेट लगेगा ना तो उसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे, ये बात बस हमेशा याद रखना। तो रेट ऑफ मोशन यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, रेट यानी कि टाइम। ठीक है, रेट ऑफ मोशन, तो रेट ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा था एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर एवरेज स्पीड को हम लोग बोलेंगे वी, एस को बोलेंगे डिस्टेंस। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग हायर क्लास में जा रहे हो तो बस फिजिकल टर्म सीखो। एस को बोलेंगे डिस्टेंस और टी को बोलेंगे टाइम, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया, एस बाई टी, यानी कि जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया और जितना भी टोटल टाइम लिया उसको डिवाइड करने के बाद हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अब हम लोग जानते हैं स्पीड तो निकाल लिया, लेकिन हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में कभी बात नहीं किया, लेकिन अब जानते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन। तो स्पीड विथ डायरेक्शन, जैसे कि ये नॉर्थ की ओर जा रहा है स्पीड में, या साउथ की ओर जा रहा है, या फिर वेस्ट की ओर जा रहा है, जब ऐसा बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी, यानी कि स्पीड विथ डायरेक्शन। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, या तो वो नॉर्थ की ओर जाएगा, या तो वो ईस्ट की ओर जाएगा, या तो वो वेस्ट की ओर जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म, जैसे स्पीड होता है कि 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड से वो नॉर्थ की ओर जा रहा है, चले जा रहा है 1 घंटे तक चले जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। और 30, कभी 20, कभी 10, कभी 15, तो इस तरह से वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग वाला जो इनिशियल वेलोसिटी था उसको प्लस कर देंगे फाइनल वेलोसिटी के साथ, और 2 से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो था और जो फाइनल वेलोसिटी था दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड मारेंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या बता रहा है कि ओडोमीटर यानी कि डिस्टेंस दिया है 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप और 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2400 माइनस 2000 यानी कि 400, और ट्रिप टुक 8 आवर्स, यानी कि टाइम कितना है 8 आवर, तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400, टाइम कितना हो गया 8, तो स्पीड कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह दूसरा वाला एग्जाम्पल है, ये आप खुद देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं वेलोसिटी जान गए, अब हम लोग जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जैसे मैंने बताया रेट है, यानी कि टाइम टेकन लगा दो, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको हम लोग बोलते हैं एसलरेशन। क्या बोलते हैं, एसलरेशन। एसलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वी से, और इनिशियल वाले को किससे डिनोट करते हैं, यू से। ठीक है, और टाइम को तो टी से डिनोट करते ही है। तो देखो, ये हो गया एसलरेशन का फॉर्मूला। एसलरेशन यानी कि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है उसको हम लोग एसलरेशन बोलते हैं। एसलरेशन पॉजिटिव होता है जब वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में
इफ़ इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और नेगेटिव होता है जब वो उल्टा साइड में जा रहा है, यानी कि अगर वेलोसिटी इधर जा रहा है और एक्सेलरेशन भी इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका अगर एसआई यूनिट का बात करें तो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 सेकेंड स्क्वायर में कितना मीटर वो ट्रैवल किया। अब देखो कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, देखो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर हमारा वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ, यानी कि यूनिफॉर्म रह गया, तो वो क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया। टाइम टेकन कितना हुआ, 10 सेकेंड ले चाहे 15 सेकेंड रहे, एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा ना। ठीक है, जैसे ऊपर से अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी कि जब हमारा ग्रेविटी के कारण जब कोई ऊपर से नीचे गिरता है बॉडी ना, तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यानी कि उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मली ऐसे उसका मोशन जो है धीरे धीरे स्पीड होते जा रहा है, एकदम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, दूसरी ओर जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, अगर वेलोसिटी जो है वो चेंज होते रहेगा नॉन यूनिफॉर्म रेट पर, तो उसका एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। ये एक दो एग्जांपल दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। एग्जांपल बताने का मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा ज़रूरत है। अब जानते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। पहले जानते हैं टाइम और डिस्टेंस ग्राफ। एक साइड ले लो डिस्टेंस, एक साइड ले लो टाइम। अब देखो 20 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर। ठीक है, 40 मिनट में ये कितना ट्रैवल किया, तो इतना। 60 मिनट में कितना ट्रैवल किया, तो इतना। क्लियर, बस इतना समझ के रखो। अब हम लोगों को निकालना है स्पीड। स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो सेकंड वाला डिस्टेंस था, मतलब क्या बताए थे हम लोग पहले, एकदम इजी है, बहुत इजी, दिमाग एकदम खाली करके सुनो। लास्ट वाला स्पीड यानी कि जो फाइनल डिस्टेंस है माइनस जो इनिशियल डिस्टेंस है। बैटिंग में कैसे होता है, आपने कितना रन बनाया, आपका टीम का रन अगर 100 था और आपने 150 पे जाके आउट हो गया, तो आप कितना रन बनाया, 150 माइनस 100 यानी कि 50 रन। तो उसी प्रकार से जो डिस्टेंस फाइनल है यानी कि S2 माइनस जो डिस्टेंस पहला वाला यानी कि S1, उसको ये कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और टोटल अगर टाइम का बात करें तो टाइम जो लास्ट वाला टाइम है उसको माइनस कर देंगे पहला वाला टाइम से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारा फाइनल डिस्टेंस कितना था, 40, और पहला वाला डिस्टेंस कितना था, 30। ठीक है, फाइनल टाइम कितना था, 60 मिनट। पहला टाइम कितना था, 40 मिनट, यानी कि 10 माइनस 2 यानी कि 5 मीटर का। ठीक है, तो कितना स्पीड हो गया हमारा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो था वो यूनिफॉर्म मोशन का था, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड पे वो जा रहा है। देखो स्पीड यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम का स्पीड ये पड़ गया, एकदम कांस्टेंट जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है इसलिए। अब नॉन यूनिफॉर्म का अगर बात करें तो ये ऐसे कुछ जा रहा है, यानी कि 10 मीटर वो ट्रैवल किया 6 सेकेंड में, फिर वो 8-9 सेकेंड में इतना ट्रैवल कर गया, और 10 सेकेंड में वो इतना ट्रैवल कर गया। यानी कि देखो ये स्ट्रेट लाइन में तो जा नहीं रहा है, इसका मतलब ये एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है। क्लियर। अब दूसरा जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। वेलोसिटी इस साइड में ले लो, मान कि वाई एक्सिस पे ले लो, टाइम को एक्स एक्सिस पे ले लो। अब हम लोगों को निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखो एक ट्रिक बताता हूँ मैं। डिस्टेंस निकालने के लिए देखो वेलोसिटी का क्या है, किलोमीटर पर आवर। क्लियर। टाइम का क्या है, आवर। किलोमीटर क्या निकला, डिस्टेंस निकला। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब मान लो कि ये एकदम यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर जा रहा है। ठीक है, एकदम स्ट्रेट वेलोसिटी पे जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जा रहा है, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चल रहा है। अब हमको सी और डी के बीच में निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एरिया का जो एरिया होगा वही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वेलोसिटी ले लेंगे 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, माइनस कर देंगे कितना आवर है हमारे पास, 1.5 से लेकर के 4 यानी कि 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इंटू टाइम का, यानी कि डिस्टेंस का आंसर निकल जाएगा उतना। क्लियर। तो ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए था।
अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए अगर बात करें हम लोग तो कुछ इस तरह देखो, अब क्या करना होगा, वेलोसिटी को टाइम से फिर से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कुछ इस प्रकार जा रहा है। अब हमको ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका एरिया निकालेंगे, पहले इसका फिर इसका एरिया निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। जब इसको निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड इंटू साइड, तो ए डी इंटू डी सी, यानी कि 20 इंटू कुछ 10, ठीक है, यानी कि 200 हो गया ये। और ये निकालने के लिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू लेंथ इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू ए बी, ए डी इनफैक्ट, और इंटू ई डी, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एरिया का आंसर आ जाएगा। तो हमारा पूरा यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना डिस्टेंस ये कवर किया। इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको कुछ समझ में आ रहा हो, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं देख लूँगा उसको, ठीक है। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो, इनफैक्ट एक एक्टिविटी कर सकते हो फिरोज़ और सानिया के बारे में, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, इसका एक आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालो। आई थिंक ग्राफ आपने पहले किया हुआ है मैथ क्लास में, तो मैथ का सब्जेक्ट में, तो आप उसको ग्राफ से कर सकते हो। एक साइड लिखना डिस्टेंस बाय सानिया, बाय फिरोज, और एक साइड लिखना सानिया के द्वारा, ठीक है, और आराम से इसको निकाल लो और एक प्लॉट कर देना ग्राफ। अब इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो हम लोगों ने देखा कि ग्राफिकल मेथड से यहाँ पर हम लोगों ने ग्राफ से देखा 8.5 में क्या देखा हमने, पहले देखा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। 8.6 से हमने देखा, यानी कि इससे हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि s इज इक्वल टू, यानी कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। और 8.7 वाले से हमने देखा, इससे टाइम और वेलोसिटी और टाइम के बारे में, इससे हमने देखा कि 2as यानी कि 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर। तो ये सब 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, इसको अच्छे से याद कर लेना, बाद में इसका बहुत यूज़ आएगा। अब इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में जानते हैं। ये देखो, ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एकदम बराबर है, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, हमको निकालना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही निकालना है हमको। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यानी कि ए डी बाई बी डी, ए डी बी डी बाय ए डी, बी डी कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है, बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये हमारा क्या निकला, एक्सेलरेशन निकला, ठीक है। उसके बाद a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन बी डी बाई ओ सी, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बी डी बाई ओ सी कर सकते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू ये, अब ओ सी को हम लोग t कर दिए, यानी कि ओ सी को यहाँ हम लोग t कर दिए, बी डी बाई टी कर दिए, तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए टी हो गया, बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए टी हो गया, ठीक है। जब बी डी इज इक्वल टू ए टी हो गया तो बी हमारा क्या था, बी डी हमारा क्या था, फाइनल वेलोसिटी था, बी डी हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस ए टी, गॉट इट। इक्वेशन 8.9 और इक्वेशन 8 से बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू कह सकते हैं। ये इतना पार्ट है, यानी कि u यहाँ से यहाँ तक है और v जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो v माइनस यू हम लोग कह सकते हैं, इसको बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ से जो है बी डी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी निकल गया, ठीक है, इक्वेशन निकल गया। अब दूसरा हम लोगों को निकालना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहीं से निकालना पड़ेगा इसी ग्राफ से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, यानी कि हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी, यानी कि टाइम इंटू वेलोसिटी प्लस हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी,
प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी। ठीक है, क्लियर यहाँ से। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ओ ए को हम लोग यू लिख सकते हैं, ओ सी को हम लोग ए डी इज इक्वल टू टी लिख सकते हैं, और बी डी को ए टी पहले हम लोग देख चुके हैं। तो बी डी को क्या लिखेंगे, ए टी लिखेंगे। ओ ए को क्या लिखेंगे, ओ ए को हम लोग यू लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और ओ सी इज इक्वल टू ए डी है, ऑब्वियसली है, यानी कि ये कितना है, टी है। क्लियर। तो S इज इक्वल टू, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी, यू इंटू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी, यानी कि हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, है ना, यहाँ से निकल गया। अब हम लोग समझते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इसमें भी वही निकालना पड़ेगा, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, तो ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी बाई टू। ओ ए हमारा क्या था, यू था। ठीक है, बी सी हमारा क्या था, तो बी सी हमारा वी है। ठीक है, बी सी हमारा वी है, और ओ सी क्या है हमारा, ओ सी हमारा टी है। तो ओ ए इज इक्वल टू यू, वी बी सी इज इक्वल टू वी, और ये टी एस इज इक्वल टू यू प्लस भी बाई टी। अब यू प्लस भी बाई टी, है ना, ध्यान देने वाली बात है, t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई, यहाँ पर लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, 2a, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर। तो ये अब कुछ कुछ एग्जांपल्स है, आप इसको बनाओ, है ना। अब हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का अगर बात करें तो कोई भी ऐसा मोशन जो कि सर्कल में घूम रहा हो, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा मोशन जो सर्कल में ऐसे 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 घूमते रहेगा, उसको बोल रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो कि एक एथलीट जो दौड़ता है सर्कल में, ठीक है, जो एथलीट सर्कल में दौड़ता है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पे सर्कुलर पाथ में दौड़ते रहता है। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। कभी ये इधर जा रहा है, कभी ये इधर जा रहा है, कभी ये इधर जा रहा है, कभी ये इधर जा रहा है। ठीक है, ये मोशन जो है वो एक सर्कल में है, और इसलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि उसका स्पीड, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए उसका एक्सेलरेटेड मोशन का है वो एक एग्जाम्पल है। अब जो सर्कल होता है उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। हम लोग को स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस यानी कि 2πr बाई टाइम टेकन यानी कि t, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, 2πr बाई टी। अब 2πr क्या होगा, उसका टोटल डिस्टेंस होगा जो कवर कर रहा है वो, यानी कि उसका सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो मोशन जाएगा उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसका स्पीड जो है वो 2πr बाई टी हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, आप एक छोटा सा ऐसा स्टोन ले लो और उसको एक धागा से बांध दो और घुमाओ ऐसे, तो घुमाने के बाद जब उसको आप छोड़ दोगे, मान लो कि अगर आप इस पॉइंट पर छोड़ दिए, ऐसे घुमा रहे हो आप, घुमा 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 घुमाओ, और मान लो इस पॉइंट पर छोड़ दिए तो वो ऐसे की ओर जाएगा, इस पॉइंट पर छोड़ दोगे तो ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पर छोड़ोगे तो ऐसे जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप इस पॉइंट पर छोड़े तो वो इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ फॉलो करेगा। तो ये इस डायरेक्शन में था तो वो अपना डायरेक्शन जो चेंज कर नहीं सकता है, तो इसलिए वो इस तरफ जाएगा। क्लियर। अगर आप यहाँ छोड़ोगे तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था तो वो स्ट्रेट लाइन ऑफ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस प्रकार से उसका जो है वो डायरेक्शन निर्धारित किया जाएगा। सो ये चैप्टर बहुत जल्दी मैंने ख़त्म किया मेरे स्टैंडर्ड से, एंड आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत कुछ समझाया होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा। जो कुछ नहीं समझ में आया उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको देखूंगा और उसका रिप्लाई भी करना चाहूँगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।